अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी 10 के साथ मैं हूँ ज़ीना सरफराज, इस दुआ के साथ कि आज का आपका दिन बहुत ही खुशगवार गुजरे। आपकी ज़िंदगी में जितनी तलखियाँ हैं, जितनी मुश्किलात हैं, वो दूर हो जाएं। हमेशा से हमारी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेटेड बात की जाए जिसके बाद आपका दिन बहुत ही ज़्यादा खुशगवार गुजरे। वक्त और हालात कैसे भी हों, कोशिश करें कि साबित कदमी के साथ उसका सामना करें। और जितनी भी मुश्किलात आती हैं, बुरा वक्त हो अच्छा वक्त हो, गुजर जाता है, लेकिन उसमें बहुत अहम किरदार आपका होता है कि आप किस तरह से उस सारी सिचुएशन को टैकल करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर थोड़ी सी चीज़ों को जो है वो टैकल करने की कोशिश करें, ताकि आपकी बाकी की आने वाली ज़िंदगी जो है वो आसान हो सके। और कोशिश करें कि खुद भी खुश रहें, क्योंकि आपका इंटरनल पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद से पहले बदलाव शुरू करें, और इस बदलाव के लिए ज़रूरी है कि आप खुश रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ाएं और अपने माशरे में हर तरफ जो है वो पॉजिटिविटी को स्प्रेड करें। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। और हम यहाँ पे विश करना चाहते हैं सैयद एहाब बुखारी, उनकी आज सालगिरह है, उनको हम विश करते हैं हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेर खुशियाँ लेकर आए। और इसी हवाले से उनकी बर्थडे के लिए हमारे पास एक वीडियो है, वो देखते हैं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। अल्लाह करे कि आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत आसान हो और आपका मुस्तकबिल चमकदार हो। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज बात करेंगे रियल एस्टेट के हवाले से। घर बनाना किसे अच्छा नहीं लगता है, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो तो हर बंदा चाहता है कि उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे, ताकि बुरे वक्त में जो यही सेविंग्स होती हैं, यही इन्वेस्टमेंट होती हैं, वो आपका सबसे बड़ा सरमाया भी होती हैं और आपका सबसे बड़ा जो है वो साथी भी होती हैं। इसी हवाले से बढ़ते हुए रेट्स पे बात करेंगे और किस तरह की मुश्किलात का सामना है, या किस तरह के प्रॉफिट है, किस तरह की टैक्सेस है जिस पे अमल दरामद होनी चाहिए, कौन सी पॉलिसीज होनी चाहिए, इन तमाम पहलू पर हम जो है वो नजर डालेंगे। और के हवाले से बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज में ज्वाइन किया है राना मुदस्सिर खान, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट है और CEO अबू तराब स्ट्रीट एंड डेवलपर्स हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर हैं फजील अहमद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। फजील, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। जैसे कि मैं बात कर रही थी कि इन्वेस्टमेंट जो है एक बहुत बड़ी साथी होती है बुरे वक्त की, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हर किसी को पसंद है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ प्रॉपर्टी के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के हालात चल रहे हैं उस सब में आप क्या कहना चाहते हैं कि जो है वो सारी सूरत किस तरफ जा रही है? मुदस्सिर, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया जीनत, आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया। तो जो मुल्की हालात चल रहे हैं उस लिहाज से महंगाई का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है, और लोगों की ये सकत नहीं रह गई कि वो प्लाट खरीदें और प्लाट खरीदने के फ़ौरन बाद वो मकान तामीर करें। तो इस लिहाज से बहुत से मॉड्यूल जो हैं वो काम कर रहे हैं रियल स्टेट में डेवलपर्स की तरफ से, कि पहले प्रोजेक्ट्स जो होते थे वो साल, 1.5 साल, 2 साल के टाइम पर दस्तयाब हो जाते थे, लेकिन अभी 5 से 7 साल का जो है वो दुरानिया रखा गया है, इसी वजह से कि लोग अपनी सकत के मुताबिक इंस्टॉलमेंट्स पे प्लाट जो हैं वो ख़रीद सकें, और उसके बाद 5 से 7 साल में वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करें, फिर देन वो अपना मकान जो है वो तामीर कर लें। लेकिन मुल्की हालात इस नहज तक पहुंच गए हैं कि लोगों के पास सर्वाइवल के लिए, गुजारा करने के लिए हालात साजगार नहीं हैं। तो बिल बिजली के देख लें, लोग अपना बिल अदा करें या राशन घर में डालें या कहीं पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, हालात लोगों के जो बड़े जो है ना वो तंग होकर रह गए हैं लोग हर लिहाज से। क्योंकि वैसे भी जितनी भी सेविंग्स है, जिस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, वो सेविंग्स भी लोगों की खर्च हो गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो है वो इन्वेस्टर्स की भी बड़ी ज़रूरत होती है, तो आजकल उनका भी बड़ा, जैसे कहते हैं कि किल्लत है। फजील, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सूरत हाल पे? देखें जीनत, एक वक्त था कि गवर्नमेंट की जानिब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया था, कंस्ट्रक्शन के कारोबार को। उसमें सबसे जो अहम चीज़ थी कि कंस्ट्रक्शन का कारोबार प्रॉपर्टी के कारोबार से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। जब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो उसके बाद अपना घर बनाएंगे, तो उसमें ख़ास तौर पर जो ईंट है, सरिया है, सीमेंट है, या दूसरी जो चीज़ें हैं, इनके रेट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोगों की सकत नहीं रही कि वो अपना घर बना सकें। उसके बाद आ गई बात कि लोग जो हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीद कर उसमें इन्वेस्ट करते थे कि उसकी ख़रीदो फ़रोख्त में कुछ ना कुछ मुनाफा मिल जाता था। लेकिन इस वक्त हालात जो हैं वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोगों के पास खाने पीने के लिए बहुत मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना तो बहुत पीछे रह चुका है।
और सबसे ज़्यादा आसान इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी में, और अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कारोबार में समझी जाती थी। और इस कारोबार से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको रेवेन्यू भी बहुत अच्छा इकट्ठा होता था। लेकिन अब जो हालात हैं, अब कारोबारी तबका जो प्रॉपर्टी का ख़ास तौर पर करने वाले कारोबार करने वाले हजरात हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कारोबार है कोई नहीं और टैक्सेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर उनके जो रिटर्न्स हैं वो उसी हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हुई है। इस वक्त आप देखें कि जब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि कंस्ट्रक्शन को हम इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं, तो तब प्रॉपर्टी का कारोबार एक जो उसमें बूम आया था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया, मुनाफा कमाया, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन भी अच्छी की। तो अब जो है वो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, अगर अब तो निगरान सेटअप है, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उनको पॉलिसीज़ जो पीछे बन चुकी हैं उन पे नज़रसानी करनी चाहिए, उससे फिर आगे पॉलिसीज़ जो हैं वो अच्छी बनानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है, किसी भी इंडस्ट्री के मुतालिक जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो कोशिश करें कि उसके स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको साथ बिठाएं। आप बेशक उनकी बात ना मानें, लेकिन उनका मशवरा ज़रूर उसमें शामिल करें। तो हो सकता है कि कोई 10 में से एक बंदा कोई आपको ऐसा मशवरा दे दे कि जो आपके मुल्क के लिए, आपके लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, कारोबार के लिए अच्छा साबित। टेबल टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी पॉलिसी या कोई भी स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, ताकि जो भी आगे फर्दर स्टेप्स लिए जाएं उससे हर बंदे को जो है, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर, उसको इक्वल फायदा हो। बिल्कुल। और एक बात और है हमारे मुल्क के अंदर कि बहुत सारी जो वजारतें हैं वो गैर मुतलका बंदों को दे दी जाती हैं, जिनको अगर टेक्सटाइल की बात करें तो वो ऐसा कोई बंदा ला के बिठा देंगे जिसको टेक्सटाइल का पता ही नहीं, ज़ीरो है वो। और इसी तरह कॉमर्स की जो वजारत है वो भी किसी ऐसे बंदे को दे दी जाती। मतलब जो बंदा आप जहां बिठा रहे हैं, सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो इस काबिल है या नहीं, वो इस चीज़ को लेकर आगे चल सकता है या नहीं। जब आप मुतलका बंदों को उनके मुताबिक उन वजारतें देंगे, सीट्स देंगे, तो आपका मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। आप सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो आपकी कोई भी इंडस्ट्री है वो सफ़र कर रही है, क्योंकि आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर नहीं हैं। आपके स्टेक होल्डर्स का हमेशा से ये शिकवा रहा है कि हमें साथ नहीं बिठाया जाता, बंद कमरों के अंदर फैसले किए जाते हैं, और जब बंद कमरों के अंदर फैसले होंगे तो उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी करवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गवर्नमेंट जो जब कोशिश करती है कि हम अपने फैसले जो हैं वो मनवाने की कोशिश करें तो वो मुश्किल हो जाता है। अब कोई भी फैसला देख लें, छोटे ताजरों के हवाले से आप कोई फैसला कर लें, जब तक आप कोई उनका स्टेक होल्डर जो है उनको साथ नहीं बिठाएंगे तो बाद में बेशक आप किसी भी तरीके मनवा लें, लेकिन यकदम वो यही कहेंगे हम नहीं मानते इस फैसले को। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट को आइंदा जो भी सेटअप आएगा उसको ये सोचना चाहिए कि हमने मुल्क की तरक्की के लिए कौन सा काम करना है, कैसे करना है और किन लोगों को साथ बिठाकर फैसले करने हैं। क्योंकि बेसिकली कोई भी सेक्टर है मुल्क का, कोई भी मतलब कोई भी इंडस्ट्री है, हमारा बेसिक पर्पस होना चाहिए कि पाकिस्तान की फलाह बहबूद है और किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी छोटा, अगर आप घर भी बना रहे हो, बिल्डिंग प्लाजे बन रहे हैं, तो हर तरह की स्ट्रैटेजी को प्लान करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एक जो है ना वो इंश्योर प्लान होना चाहिए। मुदस्सिर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि प्रॉपर्टी डीलर्स को इस टाइम जो है ना वो खासतौर पर कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी, प्रॉपर्टी डीलर्स को मुश्किलात तो काफ़ी सारी हैं, क्योंकि मुल्की हालात की वजह से बिज़नेस जो है वो बिल्कुल ठप होके रह गए हैं। और रियल स्टेट एक ऐसा वाहद अदारा है जिसके साथ तकरीबन 20 से 25 दूसरी सनतें जो हैं वो वाबस्ता हैं हर लिहाज से, बिलवास्ता या बिलावास्ता। तो मज़दूर जो हैं वो बिल्कुल बेचारे घरों में महसूर होके रह गए हैं। रियल स्टेट के साथ साथ अगर हम दूसरे कारोबार की बात करें तो उधर भी यही हालात हैं। पिछले दिनों सूतर मंडी के लोगों ने भी रियल स्टेट में ही इन्वेस्ट किया था, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि उधर हालात अच्छे नहीं थे, धागे के मसले मसाइल थे मार्केट्स में, तो वो सारे लोग जो थे वो इधर इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन अब रियल स्टेट में लोग इन्वेस्टमेंट 2-3 वजूहात की वजह से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से डीलर जो है वो बिल्कुल मायूस होकर बैठे हैं। वो 2-3 वजूहात ये हैं, एक तो बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई कर दिया हुआ है, तकरीबन 23 से 24% पर ले गए हैं, तो लोग जो है वो इन्वेस्ट करने की बजाय उधर चले गए हैं। एक तो रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है कि बहुत से डेवलपर्स जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं सरेआम, उन पर हाथ डालने वाला कोई नहीं है। वो अपने तल्लुकात की वजह से या किसी भी रीज़न से वो इस चीज़ को जो है ना वो बढ़ा रहे हैं।
और ये गलत है हर लिहाज से। जब लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, एफडीए के पेजेस पर जाते हैं, उधर वो देखते हैं कि कौन सी हाउसिंग सोसाइटीज़ अप्रूव्ड हैं या अंडर प्रोसेस हैं, तो उधर से वो अंदाज़ा कर लेते हैं, क्योंकि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, वो गूगल खोलता है, चीज़ लिखता है, उसके सामने सारा बायोडाटा आ सर जाता ऐसा भी है कि बहुत बड़े जहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है या कोई प्रॉपर्टी सेल पे होती है, एक जो है ना बिलबोर्ड लगा दिया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि एफडीए अप्रूव्ड। जी जी। तो लोग उसी को देखते हैं और यकीन कर लेते हैं। जो जी, आप जी। प्रोसेस कर रहे हैं ना, हमारी आवाम थोड़ी सी जो है ना वो इतना जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, थोड़ा कहते हैं हाँ कि जी, हाँ भोले जी, किस्म के लोग हैं, ऐसे तो ही। वो जाते नहीं इस प्रोसेस पे कि पहले जाएं, गूगल करें, इदारे के पेजेस से चेक करें कि कौन सी जो जमीन है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। तो ये जो स्कैम्स हो रहे हैं उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इन सब चीजों को किस तरह से रोका जा सकता है? इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की है, रियासत की है सबसे पहले, क्योंकि रियासती अदारे वजूद में है, उधर इतनी ज़्यादा हैवी तनख्वाहें ले रहे हैं, सैलरीज ले रहे हैं लोग, वो इन्हीं काम की ले रहे हैं कि उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना होता है कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, जैसे ग्रीन एरिया है, ब्लू एरिया है, उसके साथ ब्राउन एरिया है, कि ये वो जगह है जहाँ पे आप काश्तकारी कर सकते हैं, इस जगह पे आप सोसाइटी काट सकते हैं, और सोसाइटी के लिए भी 2 से 4 मुरब्बे का होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये प्लानिंग होती है, टाउन प्लानिंग, तकरीबन 20 साल या 25 साल स्कीम चलती है। वो डीसीओ, कमिश्नर, वो जो गवर्नमेंट होती है सूबाई सतह पे, वो सारे मिलकर ये चीज़ें करते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपके नाक के नीचे गलत हो? एक शहर है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा कुछ है, वर्किंग है, वो लोग इसी काम की सैलरी ले रहे हैं, उन्होंने चेक एंड बैलेंस करना है। अगर वो ही नहीं करेंगे तो उनको कौन सुधारेगा या कौन करेगा? अगर आप एप्लीकेशन लेकर चले जाएं तो उस पर परसू नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले भी बात की है, जो डेवलपर्स होते हैं वो उनकी वो जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं हर लिहाज से। ये डिफ़िकल्टीज़ हैं बहुत सारी। फिजिल जैसे स्कैम की बात कर रहे हैं, लोग जो है वो सिर्फ बिल बोर्ड पे अगर रिलाई करके कह देंगे कि अप्रूव्ड है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एक जो है ना वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो मतलब प्रॉपर्टी को डील कर रहा होता है प्रॉपर्टी डीलर, वो भाग जाता है और लोगों की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है। तो इस सारे सिनेरियो से किस तरह से बचा जा सकता है और कौन से वो इकदाम हैं जो लोगों को इन्वेस्ट करने से पहले जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखें जीनत, जो आप कोई भी किसी भी सोसाइटी का बिलबोर्ड देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि मार्केटिंग टैक्टिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो डेवलपर्स की जानिब से, कि जो क्लाइंट को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो हमारा, जैसे आपने कहा कि लोग जो हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा तहकीक नहीं करते, वो बस देखते हैं जो चीज़ नज़र आ रही है उसकी तरफ चल पड़ते हैं। तो सबसे पहले कोई भी जब आप कॉलोनी या कोई भी सोसाइटी कोई भी आप देखते हैं कि यहाँ पर वो कॉलोनी बन रही है, सबसे पहले आप उसके डेवलपर्स जो हैं उनका चेक करें अपने शहर से, अपने लोगों से, कि ये कैसा डेवलपर है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप उसको नहीं जानते तो आप ये देखें कि वहाँ पर कारोबार करने वाले जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो पहले कौन कौन सी सोसाइटीज़ में बिजनेस कर चुके हैं, कौन सी कॉलोनी जो है उन्होंने बेची है। तो आप सबसे पहले उनको चेक करें। उसके बाद फिर सबसे जो आसान रास्ता है आपके पास वो है एफडीए। एफडीए आजकल तो बहुत वैसे फास्ट जा रहा है, वो अपने पेजेस पे, फेसबुक पे पेज है उनका, वहाँ पर वो अपडेट्स लोगों को देते रहते हैं कि कौन सी कॉलोनी जो है वो तो अपडेट देते हैं, लेकिन थोड़ी जहमत लोगों को भी करनी पड़ेगी ना। लोग, मैं वही बता रहा हूँ कि देखें सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे के पास एक्सेस है, आपको खुद देखना चाहिए। अगर आप 50 से 60 लाख या 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा घंटा या 1 घंटा कोई उसकी सर्च करें, उसको देखें कि मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो एफडीए जो है वो सबसे आसान रास्ता है आपके पास, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। पिछले दिनों अभी कैनाल एक्सप्रेस वे के ऊपर तकरीबन 2 से 3 ऐसी कॉलोनीज थी जिनका एफडीए ने अपने पेज के ऊपर अपडेट किया था कि ये अप्रूव्ड नहीं है। तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन वो एफडीए की अपडेट्स के बाद बच गए वो। और उसके बाद एक वहाँ पर डेवलपर्स जो थे वो कुछ देर के लिए गायब भी रहे। अब दोबारा उन्होंने अपना जो है वो वर्किंग शुरू कर दी है वहाँ पर, कि अब जी हम आ गए हैं, वो कुछ मसाइल थे हमारे, हम चले गए थे। मुदस्सर को पता है वो कौन सा ग्रुप है जिसकी मैं बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन मसला ये है, हकीकत एक्चुअल वो मसाइल हल हुए हैं या बस फिर से लोगों को जो है वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये दोबारा से बातें हैं,
लोगों को देखें, आपने जब मैं अगर 1,000 रुपए की कोई चीज़ लेता हूं तो मैं उसको चेक करता हूं पहले कि क्या ये मेरे इस्तेमाल में रहेगी या कल को मुझे ख़राब तो नहीं करेगी। तो जो लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा अपना फुट वर्क करें, उस चीज़ के पीछे जाएं, देखें कि क्या ये जो हमें दिखा रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जो है वो भी ये है या नहीं है। तो इसके लिए जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि वो ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए खुद कोशिश करें, खुद जाकर चेक करें चीज़ों को। वैसे प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है या फिर इन्वेस्टमेंट है वो सबसे साफ सुथरी, सबसे अच्छी और सबसे सेफ जो इन्वेस्टमेंट है वो समझी जाती थी, लेकिन अब नहीं समझी जाती, क्योंकि कुछ लोगों ने इस कारोबार को बहुत ज़्यादा बदनाम किया है। और फैसलाबाद के अंदर जो आपके सनतकार हैं वो भी सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अगर करते थे अपने कारोबार से अलग होकर, तो इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। और क्योंकि प्रॉपर्टी और आपका पैसा कमाना जो है ना वो बहुत मुश्किल है, तो जब आप इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उससे पहले थोड़ी तहकीक कर लेनी चाहिए ताकि आपका, आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। प्रॉपर्टी के और क्या मसाइल हैं, कौन से ऐसे फायदे हैं, आपको कहाँ इन्वेस्ट अच्छे तरीके से करना चाहिए, इन तमाम मौजूद पर बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी में है या कोई भी कारोबार जो चल रहा है, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करते हैं तो तहकीक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कुछ टाइम के लिए अगर आप अपना टाइम सर्व करते हैं, अच्छे से तहकीक कर लें, अच्छे से तसल्ली कर लें, तो बहुत सारे बाकी के मसाइल से आप बच सकते हैं। क्योंकि बाद में बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। अगर कहीं आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और जो है वो सामने वाली पार्टी पैसे लेके भागी, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में सिर्फ अफसोस रह जाता है और कहानियां रह जाती हैं कि हमारा ये एक्सपीरियंस था। तो हम उससे क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को भी डरा देते हैं। तो मुदस्सिर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब भी इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि फजील बता रहे थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा टाइम निकालें, प्रॉपर करें। अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इस तरह की फैसिलिटेट किया जा रहा है कि बताया जा रहा है कि फलान लैंड जो है वो अप्रूव्ड है, फलान नहीं है, तो लोग फिर भी जो है वो कहते हैं ना कि अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर देना और बाद में सर पकड़ के बैठ जाना कि अब तो हमें नुकसान हो गया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि लोगों का कितना अवेयरनेस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस सब में? जी, इसमें मैं कहूँगा कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं ना वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि फैसलाबाद ऐसा शहर है कि जहाँ पे मशवरा बहुत होता है हर चीज़ के लिए। अगर किसी बंदे ने एक सेल फोन लेना है, मोबाइल लेना है, तो वो अपने दोस्त है वो आपसे पहले पूछेगा कि किस कंपनी का लूँ, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होए तो मेरे लिए बेहतर है, या मुझे ये चीज़ चाहिए मुझे बताओ, या मेरे साथ चलो। ये तो हो गया आम सी चीज़ जो रोज़मर्रा की है, जो सिर्फ हज़ारों में है। लेकिन जो चीज़ आप लाखों करोड़ों की ले रहे हैं वो आप सिर्फ एक बंदे के पीछे लग के, जो आपका तल्लक वाला है, तो आप उस पर रिलायबल होकर कह रहे हैं। वो अपने रिबेट के चक्कर में, अपनी कमीशन के चक्कर में, वो कहते हैं ना कि अब पंजाबी में बात करते हैं, अपनी बोटी के लिए किसी की गाय ज़िबा करना, अपने एक गोश्त के टुकड़े के लिए किसी का पूरा बकरा जो ज़िबा करना, ये उसके मुतरादफ है। ये इस चीज़ में उन लोगों का दोष है। कुछ 2-3 सोसाइटीज़ ऐसी थीं जिनका हम काम कर रहे थे रिसेंटली, लेकिन जब हमें पता चला कि उनके मामला बेहतर नहीं है और वो अंडर प्रोसेस भी नहीं है, एफडी अप्रूवल तो बहुत दूर की बात है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनके साथ हम नहीं चल रहे, और जहाँ पर हमने एडवर्टीजमेंट उनकी की थी उसको वहीं पर हमने रोक दिया और लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि आप इस तरफ ना जाएं। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं कि आपके ये नज़दीक है चीज़ या आपको समझ आ रही है, कोई मसला नहीं, वो कर लेंगे, तो आप आज़ाद हैं, आप कर लें, लेकिन किसी और के ज़रिए लें, हम आपको ये चीज़ नहीं लेकर देंगे, क्योंकि जो चीज़ हम लेकर देंगे उसके फिर हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन मुदस्सिर, गलत तो गलत है। अगर आपने किनारा कशी कर ली, वो आपने तो चलें एक जो है ना वो राइट स्टेप ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो है वो प्रॉपर्टी डीलर्स बैठे हैं जो ये नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ सोचेंगे कि ठीक है अपना फायदा होता है, बाकी सारे बाहर में जाएं, कोई नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो लोग हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे इस स्कीम को या इस तरह के फ्रॉड को आगे ना बढ़ा सकें? जी जी बिल्कुल। ये एफडीए में एक चीज़ है कि जो तो सोसाइटी अप्रूव नहीं है, एक तो उसे बैन किया जाता है, सील किया जाता है कि उधर कोई काम भी ना हो और कोई एडवर्टीजमेंट ना हो, और उसके साथ ये भी लिखा हुआ है शिक में, कानून में, कि उसके साथ जो जो उसकी एडवर्टीजमेंट करेगा या उसकी वो सेलिंग करेगा एज ए प्रॉपर्टी डीलर, वो भी बैन होगा। बात फिर वहीं आ जाती है कि एफडीए का अदारा कुछ नहीं कर रहा, और ये करवाना किसने है?
ये रियासत ने करवाना है? लोग तो कहते हैं कर सकते हैं, कह सकते हैं, इसके अलावा तो नहीं कुछ कर सकते। प्रॉपर्टी के मामलात बहुत सारे ऐसे बड़े पेचीदा भी होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप डीलिंग भी करते जी। हैं, तो डेली बेसिस पे डीलर्स के तो जो मसाइल हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आते हैं, उनको किस तरह के मसाइल का और वो पूरा प्रोसेस कैसे रहता है और इसको किस तरह से आसान कितना बनाया जा सकता है और लोगों ने कितना पेचीदा कर दिया, इन दोनों हवालों से आप क्या कहना चाहते हैं? पेचीदा इस लिहाज से कर दिया है कि लाहौर और कराची के मॉडल जो है ना वो इधर लागू किए जा रहे हैं डेवलपर्स के ज़रिए। वो इस लिहाज से कि बहुत सारे नए डेवलपर्स हैं, वो खुद से किसी काम को नहीं जानते, वो नहीं काम उन्होंने पहले नहीं किया हुआ था, लेकिन वो जब चीज़ों को देखते हैं वो ही मॉडल जो है वो इधर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में बहुत डिफरेंस है हर लिहाज से। अब लाइक हमारे फैसलाबाद में हाई राइज का इतना काम नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग अगर शॉपिंग करने जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर चले जाते हैं, ठीक है, उधर सैर व तफरी भी कर लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं, शॉपिंग भी कर लेते हैं। हमारे हाई क्वालिटी के 2 से 3 प्रोजेक्ट्स ही अच्छे हैं जो अभी तक कामयाब हैं हाई राइज में, अदरवाइज 3rd से 4th फ्लोर पे जाना पसंद नहीं करता कोई। तो इस लिहाज से प्लॉटिंग का काम जो है वो हमारे ज़्यादा है। फिर और जो आपने बात की उसका यही जवाब है कि लोग जब प्लॉट के सिलसिले में आते हैं तो उधर कुछ हिडन चार्जेस रखे जाते हैं, कुछ तो लोग डेवलपर्स मौके पे बता देते हैं, नहीं तो जब वो 4 से 5 साल के बाद बंदा फंस जाता है तो वो तब बताते हैं कि इसके ये डेवलपमेंट चार्जेस हैं और वो फिर इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक लेते हैं। अब आया कि पता नहीं उस वक्त क्या इन्फ्लेशन रेट हो, वो कम है ज़्यादा है, जिसने ले लिया वो तो फंस गया ना, वो तो क्लियर करेगा तो उसे फाइल मिलेगी। इस तरह के जो मामलात हैं उनको रोकने के लिए FDA को बीच में आना पड़ेगा हर लिहाज से। बिल्कुल। फजील, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने बात की कि जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से रियल स्टेट सबसे सेफ है, तो इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं जो आम आवाम अगर इन्वेस्ट करे तो कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो उनको मिल सकते हैं? देखें जीनत, एक पंजाबी की कहावत है कि ज़मीन बेचकर ज़मीन ही ख़रीदें तो वो फ़ायदेमंद रहती है। ये हमारे बड़े भी कहते रहे हैं कि अगर आप ज़मीन को बेचते हैं तो बेशक आधे पैसे खा लें, लेकिन जो आधे बचते हैं उसकी कहीं सस्ती बेशक ले लें लेकिन ज़मीन लें, वो जो है वो आपको फ़ायदा देगी कहीं ना कहीं। तो रियल स्टेट भी इसी तरह, जो लोग समझदार हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट इस कारोबार में करते हैं कि एक तो वो आपके बच्चों का असासा आपके पास बच जाता है, कि जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा था कि मुश्किल वक्त में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपकी वो होती है जो आप बचत करके कोई ना कोई अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा था वो प्रॉपर्टी के कारोबार में था, लेकिन टैक्सेस बढ़ने की वजह से इस वक्त फ़ायदा तो क्या, अगर एक आप प्लॉट ख़रीदते हैं 2 साल से पहले उसको बेचेंगे तो आपको नुकसान होगा, उसमें आपने टैक्स भी अदा करने हैं, उसमें आपने प्रॉपर्टी डीलर की कमीशन भी अदा करनी है, तो उतना आपका फ़ायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता जितने आपको टैक्स और कमीशन के चक्कर में पैसे देना पड़ जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो सबसे मुश्किल इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉपर्टी के कारोबार में हो चुकी है। उससे ना सिर्फ आम लोग जो हैं उनको मुश्किलात हैं, बल्कि वो अगर कोई बंदा आज के दौर में अगर आप कहें कि आपकी सेविंग है तो वो बहुत कम लोग हैं जिनकी सेविंग्स होती हैं, जिनकी होती हैं उनको भी समझ नहीं आ रही। उनकी भी अब तो नहीं है, लुट गए बेचारे, वो भी महंगाई। बिल्कुल, लोग तो इस वक्त महंगाई की वजह से बड़े परेशान हैं, लेकिन जिन लोगों की हैं सेविंग्स उनको भी नहीं समझ आ रही कि हम कहाँ पे इसको इन्वेस्ट करें कि जिससे हमारा जो एक और सोर्स है इसमें बड़ा फैक्टर ये भी है ना कि इन्वेस्टमेंट नॉलेज भी नहीं है लोगों में। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ इसी सेक्टर की बात नहीं है, और भी अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली मैं तो चाहती हूँ कि फीमेल ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि उनका इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये भी मैं यहाँ से पॉइंट आपसे जानना चाहती हूँ कि रियल स्टेट में फीमेल्स के कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और वो कितना इस जो है वो पूरे बिजनेस में आ रही हैं। देखें, जो फीमेल्स हैं, हमारा मुआशरा जो है वो कोई उसके इक़्तिदार इस तरीके के हैं कि वो फीमेल्स को इतनी इजाज़त नहीं होती। सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो जॉब्स की इजाज़त दे दी गई है घर की तरफ से कि आप जॉब कर सकती हैं, लेकिन जो कर सकती हैं उनको बिजनेस में भी आना चाहिए। अभी आप देखें कि बहुत कम होंगी ख़वातीन जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं पे आती हैं, किसी भी कारोबार में बहुत कम है, लेकिन ख़वातीन को भी आना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो इस वक्त हालात हैं वो भी डिमांड यही है कि हर किसी को वो चाहे जॉब्स हों या फिर बिज़नेस हो उसमें आना चाहिए। तो ख़वातीन बहुत कम हैं। आप प्रॉपर्टी के कारोबार की बात कर रही हैं, तो प्रॉपर्टी के कारोबार के अंदर
आप जहाँ भी जिस भी सोसाइटी में जाएंगे देखेंगे मेल प्रॉपर्टी डीलर्स या फिर डेवलपर्स बैठे हैं। तो एक मैं देख रहा था कल सोशल मीडिया पे, एक कोई खातून थी, वो ठेकेदारी का काम कर रही हैं। अच्छा। वो ठेके लेती हैं, घर बनाती हैं और खुद वहां पर जाकर वो सारा दिन जो बंदे ये बड़ी लगाए हैं इंस्पिरेशनल चीज है बिल्कुल, बाकी वुमेन के लिए भी। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, आपको बिल्कुल। थोड़ी हिम्मत के साथ थोड़ा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जी, हमारी बिल्कुल ऐसे ही है। सोसाइटी है वैसे कि खवातीन को हम देखते हैं ना, अगर कुछ खवातीन को हम रिक्शा चलाते देखते हैं तो बाकी अपने रिक्शे छोड़ के उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि अच्छा ये रिक्शा चला रही है। नहीं, अब चीज़ें कम होती जा रही हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो तब देखना कोई एक आध लड़की ने मोटरसाइकिल पे खुद कॉलेज से ना जा रही होना वापस, तो पूरे रोड पे हर बंदे ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के उसकी तरफ देखना कि लड़की मोटरसाइकिल चला रही है। वैसे भले घर से लेट हो जाए लेकिन उस खातून को घर तक पहुंचा पूरी के जिम्मेदारी आएंगे। से उसको इस देख हवाले करके। से हम मजीद बात करेंगे और प्रॉपर्टी के कौन सा टाइम बेस्ट है इन्वेस्ट करने का, ये भी आएंगे और जानेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आज के दौर में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इन मुश्किलात से आप कैसे बच सकते हैं, उस हवाले से हम तफसीली बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कि खवातीन की इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहती हूँ मुदस्सिर, पहले आपसे आप बताइएगा कि कौन सा बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट का और कितना टाइम के लिए जो है हमें स्टे करना चाहिए, वेट करके फिर उसको रीसेल करना चाहिए। जी जीना, सबसे बेस्ट जो टाइम है वो यही है इस वक्त, कि जब ये मुल्की हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि गुजारा मुश्किल हुआ है। अगर आपके पास कोई जमा पूंजी है, सेविंग है, तो आप इन्वेस्ट कर लें और इन्वेस्ट वहां करें जो FDA अप्रूव्ड अथॉरिटीज लेकिन हैं। डीलर्स को लगता है कि रेट गिर गए हैं, लेकिन जिसने इन्वेस्ट करना होता है ना उसको लग रहे हैं रेट बहुत रेज हो गए हैं। जी, जी। तो दोनों साइड से जो तस्वीर का जो दोनों पहलू है ना वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम ये कारोबार करते हैं, हमारे मतलब लोग यही सोचते हैं कि ये अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात ये नहीं होती। जो हमारे नहीं, मतलब ये सही बात नहीं है। जो बात तो यही है, बीच में फायदा तो है, जो नहीं वक्ती तौर पर फायदा था, लेकिन हम अपने इन्वेस्टर को भी लेकर जाना चाहते हैं साथ में, क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो बार बार आपको नहीं मिलते। जो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ ना वो यही है कि इन्वेस्टर बनाना बहुत मुश्किल होता है, गंवाना बहुत आसान है। गंवाना इस सेंस में आसान है कि आप ऐसी सोसाइटी देखते हैं जहाँ पे रिबेट ज्यादा है लेकिन उसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, तो वो वहां तो आपने इन्वेस्टर अपना जाया कर लिया अपने थोड़े से वो रिबेट के चक्कर में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर आपके साथ मिलकर चले और उस इन्वेस्टर के जरिए और 2-4 इन्वेस्टर आपके साथ मिलें, तो आपको उसे बेनिफिट देना पड़ेगा। तो बेनिफिट आप इस सेंस में देंगे लॉयल्टी के साथ कि जब आप उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पे करवा देंगे। और टाइम वाली बात यही है कि ये बेस्ट टाइम है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। मुल्की हालात इंशाल्लाह बेहतर होने ही हैं। कारोबार ऐसी चीज है कि वो बिल्कुल ही कंटिन्यूसली सही से चले तो वो कारोबार भी नहीं है, उसमें उतार चढ़ाव जबरदस्त आती हैं, ये चीजें मद्देनजर आती हैं। वो थोड़ा वैल्यू के लिए भी जरूरी है ना Yes. कि अगर आपका सब कुछ अच्छा चलता जाएगा तो शायद आपको उतनी वैल्यू भी नहीं वैल्यू रहेगी। नहीं है। तो ये बात है कि बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन जो है वो होने ही है, इलेक्शंस के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। लोगों की एक मेंटेलिटी है, साइकी ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, कौन सा मॉडल हमारे पे लागू होगा, वो इसी कश्मकश में है और वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। हम लोगों को यही बताते हैं कि आप इस वक्त में इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह 2-4 माह के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। जैसे अभी डॉलर जो है वो 20 से 25 रुपए नीचे आ गया है, गोल्ड रेट वो 20 से 25 हज़ार रुपए नीचे आ गया है, तो ये चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जा रही हैं। स्मगलिंग रोकी जा रही है, डॉलर की स्मगलिंग, गंदम की खुराक की मुख्तलिफ जो है वो तेल की स्मगलिंग वो रोकी जा रही है, तो इससे लोगों को थोड़ा सा सुकून मिला है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर लेनी चाहिए। अगर आप घरों में पड़ा है पैसा तो वो यूज हो जाएगा कहीं ना क्योंकि कहीं। पैसे जो है वो उतने का उतना ही रहेगा, लेकिन अगर आप पैसा हमेशा किसी devalue में, होता है। चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो या किसी भी सेटअप में आप छोटा है बड़ा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो टाइम के साथ या तो वो बढ़ेगा कम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही। इसी वाले से मैं फिजिल आप भी बताइएगा कि कितना टाइम स्पैम होना चाहिए कि लोगों ने इन्वेस्ट किया उसके बाद कितना अर्सा उनको वेट करना चाहिए और एग्जैक्ट उसके बाद उनको रीसेल करनी चाहिए। कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनको देखते हुए उनको लगेगा ये बेस्ट टाइम है अब इसको रीसेल करने का? देखें जीनत, ये जो चीज़ें हैं कि कितने टाइम के लिए वेट करना चाहिए, ये डिपेंड करता है हमारी सोसाइटीज़ पे कि कौन सी कॉलोनी है, वो किस लोकेशन पे है और उसके डेवलपर्स जो हैं वो उनका माइंडसेट क्या है।
क्योंकि कोई भी अगर नई सोसाइटी आती है तो उसमें सबसे पहले देखा ये जाता है कि इनकी डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके की है, फिर लोग उस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट जो है वो होती है तो उसके रेट्स जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर ऐसे भी होता है कि एक सोसाइटी आई है, उसने 6 माह का टाइम दिया और 6 साल भी गुजर गए लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे कोई रोड जो हैं वो नहीं बन रहे, तो लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था वो उतना ही है, बल्कि उनका पैसा जो है वो डीवैल्यू हो गया। ऐसी सारी सिचुएशन में अगर कहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ रही तो लोगों को क्या चाहिए, इमीडिएटली उसको सेल कर दें या उनको वेट करना चाहिए कि शायद जैसे आपने कहा कि 6 मंथ का एक टाइम है, लेकिन 6 साल एक बहुत लंबा अरसा है। देखें, अगर उसके अगेंस्ट आपको कोई सोसाइटी मिलती है कि एक और सोसाइटी आ गई है, उनकी डेवलपमेंट जो है वो अच्छी जा रही है, तो आपको चाहिए अपना पैसा वहां से निकाल कर दूसरी जगह इन्वेस्ट करें, ताकि आपने पैसे को सर्कुलेशन में रखना है, आपने प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया है तो आप सर्कुलेशन में रखें उस पैसे को, ना कि एक ही जगह आप वो उसको छोड़ दें कि बस यहाँ पे ही कुछ रेट बेहतर होंगे फिर सेल करूँगा। हो सकता है आप दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें उसको दूसरी सोसाइटी में, तो उसको 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। फैसलाबाद के अंदर ऐसी बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जो आपको सालों में नहीं महीनों में प्रॉफिट देती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, और आप वहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर बैठे लोग जो हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से डील करते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपने जब अपने पैसे को सर्कुलेशन में रखना है, उसको प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल करना है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कौन सी सोसाइटी में हमने करना है, इसकी डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपर्स कैसे हैं, वहाँ पर बैठे जो गाइड करने के लिए लोग बैठे हैं डीलर्स, वो कैसे हैं, उसके बाद जाकर आप अपना अच्छा प्रॉफिट जो है वो रियल स्टेट में कमा सकते हैं। मतलब एक पूरा एक प्रोसेस है कि अगर कहीं आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले उसकी छानबीन करें, फिर उसके डेवलपर के बारे में इंफॉर्मेशन लें, जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। मुदस्सर, थोड़ा सा पर्सनली आपसे एक क्वेश्चन है कि जब आप इस बिजनेस में आए थे तो किस माइंडसेट के साथ आए थे, और अब जो आप इसको पूरा एक्सपीरियंस कर रहे हो तो आपका क्या ख्याल है कि आपका फैसला सही था? जी, जब मुझे ये फोर्स किया गया कि जॉब आपको नहीं मिल रही, मैंने जॉब के लिए बहुत अप्लाई किया हर जगह पे, डबल मास्टर्स मेरी एजुकेशन है मैथ्स कम्युनिकेशन इंटरनेशनल रिलेशन में, तो साथ में लॉ भी कर रहा हूँ। तो जब मैं इस चीज़ से डिसाइड हुआ कि जॉब नहीं है मुल्क में, और अगर है तो आपका गुजारा नहीं होता। फोर्सफुली ये था कि मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाह रहा था। अच्छा। घर की तरफ से, मेरे फादर की तरफ से था, तो मैं आज उन्हीं के मरौने मिन्नत इधर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये समझता था कि ये कोई काम नहीं है, कोई कामों में से काम नहीं है। जो हम डीलर ये देखते थे लोगों को, डीलर्स को, तो वो इतनी को वैल्यूएबल नहीं थे, इतनी वो रिस्पेक्ट की जगह नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं इन हुआ हूँ तकरीबन 5 साल हो गए हैं, इधर से ही सारा कुछ बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाइज्जत तरीके से काम किया है, और आगे भी इंशाल्लाह यही हमारी ख्वाहिश है कि अच्छे तरीके से हम चलें। मतलब आपको लग रहा है कि उस टाइम का लिया हुआ फैसला अब बहुत अच्छा है, और इस तरह के चांसेस जो है वो लाइफ में लेने चाहिए ताकि रिस्क लें तो ही उसमें मजा है, फिर आप काम भी करते हो और आपको पता भी चलता है। फिजील, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो अगर आपके पास अभी ऑप्शन है, जैसे अभी तो आप जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो तो क्या रियल स्टेट की तरफ आपका कितना रुझान है, या आप लोगों को कितना इस पे जो है वो मोटिवेट करेंगे कि उनको रियल स्टेट के बिजनेस की तरफ आना चाहिए? देखिए, मैं तो जीनत, आपको शायद नहीं पता कि बेसिकली हमारा खुद बिजनेस रियल स्टेट का है, और ये नहीं कि सिर्फ जर्नलिज्म, ये तो मेरा शौक था शुरू से। मुदस्सर को पता है, आप जैसे हम इकट्ठे ही आए थे, इकट्ठा हमने स्टार्ट लिया था, फिर ये बिजनेस में चला गया। मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि मैं चला जाऊँ, लेकिन अब मेरे अब्बू जो हैं वो कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा जॉब कर रहे हैं, आप करी जाएं, कोई मसला नहीं। मैं उनको भी टाइम देता हूँ ऑफिस में जाकर, ये नहीं कि उनको नहीं देता। वैसे भी वो कहते हैं मुंह को चस्का जब लग जाए ना एक चीज का, तो फिर वो क्रेविंग जब तक पूरी नहीं होती है तब तक जो है ना वो आपको। ये रियल स्टेट का बिजनेस ऐसा है कि इसमें जो एक दफा कूद पड़ा है ना, वो किसी और काम के काबिल नहीं रहता। इसमें ये चीज है, इसमें इतना आप प्रॉफिट भी करते हो, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप जो है उसको ईमानदारी के साथ करो। देखिए, बिजनेस का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉफिट कमाना है और आपके प्रॉफिट से दूसरों को भी जो है वो फायदा हो और लोग भी उस पर रहें। अब आएंगे थोड़ा सा हुकूमती पॉलिसी की तरफ कि आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो बनानी चाहिए ताकि बहुत सारे स्कैम्स जो हैं या फेक जो डेवलपर्स बैठे हुए मार्केट में, क्योंकि एक मछली कहते हैं पूरे का पूरा तालाब को गंदा कर देती है, तो इस सारी चीज पे किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? जीनत,
कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। जितना कानून बन चुका है, जितनी तरामीम हो चुकी हैं, उन पर सिर्फ अमल दरामद की ज़रूरत है। जस्ट अगर अमल दरामद करवा लिया जाए, अदारे मौजूद हैं, ऑफिसर्स अमला मौजूद है, उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो उनसे सही तरीके से काम करवाया जाए और वो सही तरीके से काम करें, तो किसी नई कानून साजी की तरमीम की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है ना वो आया है हर लिहाज से। फिर यही बात है कि वो डंडे का कानून होना डंडे चाहिए का कि कानून है, लेकिन उस पर अमल करवाने के लिए जो है ना वो डंडा उठाना पड़ेगा। फजील, आप जो है आपने हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, आपने जो है वो ख्यालात का इजहार किया, आपका बहुत शुक्रिया। मतलब सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया, बहुत अच्छी डिस्कशन रही। देखिए, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ की रिसर्च करना, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो जेवर होता है ना वो औरत की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, और ज़मीन में जो है इन्वेस्टमेंट वो मर्द की होती है। तो कमाना जो है आज के दौर में, चाहे वो मर्द है औरत है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब भी कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, ना सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में, आप उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, ताकि आपका पैसा जो है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट हो, आपका मुस्तकबिल महफूज रहे, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रहे। आपसे दोबारा मुलाकात होती है एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी 10 और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आएँ जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो, और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर गवर्नमेंट तक पहुंचती हैं और उन पर किसी भी तरह से अमल दरामद हो सकता है, तो हम समझते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है फैसलाबाद और बहुत सारा रोज़गार इससे वो बसता है। बहुत से दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पे आते हैं, आके काम करते हैं, लेकिन चलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र आज का हालात बहुत मुश्किल हो गया है। आम शहरी जो है वो महंगाई में पिस के रह गया है, क्योंकि जो है वो इंडस्ट्रियां बंद पड़ी हैं और उसकी वजह से रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो घरों पे जो चूल्हे हैं वह ठंडे पड़ गए हैं। मतलब कि रोजगार बंद होने से और इंडस्ट्री के बंद होने से जो कारोबार का पहिया जाम हुआ है, उसका ओवरऑल जो सारा इम्पैक्ट है वो आम शहरी की जिंदगी पर आया है। कारोबारी हजरात भी इससे बहुत हद तक जो है वो मुतासिर हुए हैं, बहुत उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो दिहाड़ीदार तबके का या तनख्वाहदार तबके का है। तो इसी हवाले से बात करेंगे, आपके मसाइल को जो है हम हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जा सके, कोई ना कोई ऐसे लाहे अमल किए जा सके जिससे आपका भी फायदा हो और जितना भी हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका भी फायदा हो। और इसी हवाले से हमने गुफ्तगू करने के लिए हमने हमारे स्टूडियोज में मदू किया है शेख मोहम्मद असगर कादरी हैं, चेयरमैन एप्टमा फैसलाबाद रीजन। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे और हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए। साथ ही साथ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है चौधरी मुजम्मिल, एग्जीक्यूटिव मेंबर एप्टमा। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर बात करें अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो फैसलाबाद का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। पूरे मुल्क में बहुत मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन सनती जो शहर है वो फैसलाबाद को कहा जाता है। लेकिन मौजूदा हालात बहुत पेचीदा हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर फॉर सिटी 41 का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस हालात के अंदर बुलाया और आपने बहुत अच्छे तरीके से फैसलाबाद का तारुफ कराया। मैं इसके साथ ये बता दूं कि ये फैसलाबाद शहर के अंदर ये जो इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल का जो हमारा ये यूनिट्स है, ये अब का नहीं है, ये नया नहीं है। इसकी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री सिर्फ टेक्सटाइल की है। पाकिस्तान का फैसलाबाद का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान की सबसे पुरानी सनत है जो 1950 के अंदर फैसलाबाद के अंदर यूनिट्स लगने शुरू हो गए थे। और कैसी बात है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले भी 1908 के अंदर भी इसके अंदर टेक्सटाइल, जब इसका नाम सांदल बार था, उसको उस वक्त भी इसको लाइलपुर बनाने वाला, लाइल इसलिए था इसको इंडस्ट्री की तरफ लाने वाला, ये बिल्कुल एक गाँव था, इसको टेक्सटाइल की तरफ लाया गया। फिर ये 1950 के अंदर फैसलाबाद के अंदर 2-3 साल के बाद जो लोग डेवलप हुए उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू की और आस्ता आस्ता ये 1980 तक ये पूरे पौधों की तरह पूरा एक जाल फैल गया। और 1995 के अंदर इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैनचेस्टर का एक लक़ब दिया गया, यह टेक्सटाइल का मैनचेस्टर बन गया। अब ये कैसी बात है कि आज हम देख रहे हैं कि अपने हाथों से ये मैनचेस्टर जो है वो तबाह हो रहा है। वो क्यों तबाह हो रहा है? इसमें देखा जाए तो हमारा अपना भी सनतकारों का भी कसूर है और ज़्यादा कसूर हमारी सरकार का भी है। सरकार का कसूर इसलिए है कि हमारे पास आज भी जो पावर लूम्स के अंदर लूम जिस पर कपड़ा बन रहा है
वो 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। जो 24 घंटे के अंदर हम जितना कपड़ा बनाते हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो 30% के नज़दीक हमारी इंडस्ट्री उधर शिफ्ट हो भी चुकी है पाकिस्तान की एयर जेट के अंदर, हाई स्पीड लूम्स के अंदर, उसमें ये समझ लें कि जो जितना कपड़ा 24 घंटे में बनता है उतना उस लूम पर 2 घंटे में बन जाता है। कि ऐसी लूम्स है वो 1 घंटे में 24 घंटे का काम कर जाहिर है देती कि जैसे जैसे टाइम बदला है उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स होते हैं, Yes, बेसिकली yes. मशीनरी है, उसको भी अपडेट होना जी चाहिए। जी, वो अपडेट क्यों नहीं हुई? अपडेट इसलिए नहीं हुई कि इंडस्ट्रियल वाले के पास इतनी स्पीड से रोजाना डिवैल्यूशन होती जा रही थी, इंडस्ट्री वाले के पास पैसा नहीं था। जैसे मैं अपनी एक मिसाल दूं, मैं पिछले दिनों में इटली के अंदर मिलान के अंदर एग्जीबिशन में मैं गया, उधर एक्सपो के अंदर मुझे एक मशीन पसंद आई और जब मैंने उससे रेट्स करने की कोशिश की और उसने कहा, आखिरी मुझे $7.5 लाख कहा। ओके। जब $7.5 लाख मैं पाकिस्तान के अंदर किया तो मुझे उधर से ही तकरीबन 22.5 करोड़ रुपए की मशीन आएगी। अगर वो वही 5.5 साल पहले मैं पीछे जाऊं, वो मेरा 7.5 करोड़ रुपया था। वो मेरे पास ₹5 उतने ही हैं, लेकिन कैसी बात है कि वो अब मशीन मेरे खरीद से बाहर चली गई है। अब इसमें हुकूमत का किरदार क्या हुआ कि पिछले दिनों में शायद आपने देखा होगा, जब पीएम मित्रा इंडिया के अंदर उसने पॉलिसी टेक्सटाइल की लेकर आया, उसने यही जो लूम्स की मैंने बात की और इसके अलावा इंडस्ट्री के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के उसने क्या किया, उसने एक पॉलिसी निकाली कि पुरानी चीज़ों को निकालो और नई को लेकर आओ। हम टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। इंडिया हमसे कपड़े में बहुत पीछे था, हमसे बहुत आगे चला गया। किस तरह उसने एक पॉलिसी लेकर आया कि हम जो है पुरानी चीज़ों को निकालेंगे, नई को लेकर आएंगे। उसमें उसने विदाउट LPS के यानी इंटरेस्ट के बगैर लोगों को कर्जे दे दिए ताकि लोग इसके ऊपर डेवलप हों, लोग आगे चलें। क्योंकि जाहिर है इंडस्ट्री डेवलप होगी, उससे उतना ही रोजगार पैदा होगा। जब तक आपका रोजगार नहीं बढ़ेगा, आपका काम नहीं बढ़ेगा, तो आपका मुल्क भी खसारे में जाएगा। इसके अलावा एक और बात है, जितनी बिजली हमारी ज्यादा कंज्यूम होती है उतना हमारी, क्योंकि सारी बिजली पानी से नहीं बनती, सारी बिजली कोयल से नहीं बनती, हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी इंपोर्ट भी बढ़ जाती है ना। इसके साथ अगर हम बिजली जो है उसको बचाने के लिए ही हम अगर मशीनरी अपडेट करें, अब ये देखें ना, ये सब्सिडी खत्म हो गई, शायद अब केलम में होगा हमारी इंडस्ट्री के लिए, उसमें हम कितना शोर मचा रहे हैं, हम खुद इंडस्ट्री वाले साथ दे। जैसे लूम्स की मैंने मिसाल दी है, लूम्स वाले को विदाउट LPS कर्जा दिया जाए कि आप पुरानी लूम्स को निकाल लें, नई को लेकर आए, 5 साल के लिए आपको फ्री है, उसके बाद आप खुद भी कमाए, गवर्नमेंट को कमा कर दें। देखिए कपड़े के ऊपर एक लफ्ज आपने सुना होगा अपनी जिंदगी के अंदर, रोटी कपड़ा और मकान। ये कोई सियासी नारा तो लोग लेके, ये सियासी नारा नहीं है। रोटी कपड़ा और मकान फंडामेंटल राइट है। यस, ये रोटी का गंदम नहीं है। रोटी में तमाम एग्रीकल्चर की कुछ 90% एग्रीकल्चर की चीजें हैं, उसको डेवलप होना चाहिए। और जो कपड़ा है वो टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल जो है वो हमारे मुल्क के अंदर खत्म होती जा रही है, इसी वजह से हम उसको डेवलप नहीं कर रहे। जो अगर हम उसको डेवलप करेंगे उसमें हम बिजली काफी बच सकती है। ये जितनी हमारी 70 से 75% अब भी हम पुरानी टेक्नोलॉजी पे, प्रोसेसिंग भी, होजरी भी, लूम्स भी, साइजिंग भी, सब के सब हम पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं। अभी तक हम नई टेक्नोलॉजी में नहीं आए। वो किस लिए नहीं आए कि जब हमारी करेंसी इतनी डिवैल्यूएशन होती जाती, जब उससे हिसाब लगाते हैं, अच्छा ये लूम्स कितने की थी, पिछले साल पूछा था 30 लाख की, अब कितने हो गई, अब ये 1 करोड़ से ऊपर हो गई। वो लूम्स वाला देखता है मैं 10 लूम में 10 करोड़ की कहां से लेकर आऊं। उसके बाद सरमाया दिन ब दिन कम होता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट जब तक इसका साथ नहीं देगी, ये मुल्क का भी नुकसान में है और हमारा मुआशी भी नुकसान है। वैसे भी मुल्क की मैशियत में दरामदाद और बरामदाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा पिलर है जो जिसका मुल्क की बरामदाद में बहुत बड़ा किरदार होता है। मुज़म्मिल साहब, इस हवाले से मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जैसे अभी बात हो रही थी कि डेवलपमेंट करने की जरूरत है, पुरानी मशीनरी को निकाल के नई मशीनरी लेके आए ताकि जो काम घंटे का है ना वो आपको 15 मिनट में 20 मिनट, इससे क्या होगा कि टाइम भी आपका सेव होगा और आप ज्यादा काम जो है वो कर सकोगे। और मैन पावर इससे कितनी इफेक्ट होगी वो भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अगर हम अपनी मशीनरी अपडेट करते हैं तो उसमें मैन पावर का कितना रोल रह जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया सिटी 41 का और आपका, आपने हमें टाइम दिया जी। क्योंकि बाहर से जो आएंगी ना लूम वगैरह, तो उसके लिए ड्यूटीज़ भी इनको कम करनी पड़ेंगी। क्योंकि दूसरे मुल्कों में जैसे है कि वो कम करते हैं, और जैसे इंडिया की मिसाल सामने दी
तो इसलिए ना वो लूम्स और मशीनरी इधर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और इधर ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी, बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी, रोज़गार के मौके आएंगे। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी इनको बनानी चाहिए, जैसे इंडिया ने बनाई है। देखिए पिछले दिनों में अभी भी हो रहा है G20 उधर हो रहा है कि सारे आए हुए हैं, उधर इंडस्ट्रियल भी आए हैं, उधर के किंग भी आए हुए हैं। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि सी पैक जो है, जो मतलब एक स्लो हुआ है, उसको ज़रा जल्दी करें ताकि बेरोज़गार भी ख़त्म हो और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके आएँ। और ये जो डॉलर है मतलब वो 300 से नीचे आ गया, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, सोना भी मतलब सस्ता हुआ है। तो ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि ये जो डॉलर स्मगल होकर अफ़गानिस्तान जा रहा है, स्मगलिंग को रोकना चाहिए ताकि मुल्क का जो ज़र मुबादला वो बढ़ जा रहा है वो ना जाए। और इसके लिए इनको ना एक मजबूत और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सेक्टर तो बहुत हद तक इससे जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन सेक्टर्स के बंद होने से जो बेरोज़गारी है, जो बेरोज़गारी की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ हैं वो दिन ब दिन एक तो अजीरन होती जा रही हैं, उनकी ज़िंदगियों पर डायरेक्ट असर पड़ता है। उस हवाले से बेरोज़गारी जो है वो बहुत बढ़ गई है। जी, ऐसे है कि जो रोज़गार उस वक़्त हमें मिलेगा जिस वक़्त ये इंडस्ट्री का पहिया सही तरीके से चलेगा। इंडस्ट्री का पहिया सही तरीके से चलाने के लिए हमें दुनिया के एक बराबर पर आना पड़ेगा। दुनिया के बराबर हम किस तरह आएंगे? अब ये कैसी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी कपड़ा बनता है उसमें हम जो ज़्यादा हमारी कॉटन की तरफ फोकस ज़्यादा है, लेकिन दुनिया में ऐसे नहीं है। वर्ल्ड के अंदर तकरीबन 75 से 80% हिस्सा जो है ना वो सिंथेटिक मटीरियल पर जा चुका है। नेचुरल, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। आबादी इस वक्त देखें, ये उस वक्त भी इतनी कॉटन थी, 2 अरब आबादी थी, आज ये 8 अरब आबादी दुनिया की हो गई है, लेकिन हमारे पास एग्रीकल्चर उतना ही है। अब किस तरह हमने इसको मैनेज करना बढ़ रही है, लेकिन यस, उसको हमने भी सिंथेटिक मटीरियल पर दुनिया चली गई है और उसमें बहुत अच्छी किस्म की चीजें आ गई हैं। ये नहीं कि सिंथेटिक में अच्छी चीजें नहीं हैं, सिंथेटिक नेचुरल से भी अच्छी चली गई हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। सिंथेटिक मटेरियल जैसे हमें आपको समझाऊं, जैसे पेट्रोकेमिकल से हम जो है जो एमएमआई के साथ, पीटीए के साथ, एमजी के साथ फाइबर बनाते हैं, वो जो मटेरियल वो पाकिस्तान प्रोडक्ट नहीं बना रहा ना। पाकिस्तान जब तक वो दाना खुद नहीं बनाएगा, ये जितने भी हमारे समझ लेंगे पीपीए के मटेरियल हैं, जैसे शॉपर बैग लगा लें, नॉन वोवन है, और इसके अलावा जो पॉलिस्टर के जितने भी केमिकल्स हैं उसका रॉ मटेरियल है, तो पाकिस्तान में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। फिर हम एक दुनिया के बराबर है। हम क्या है, हम अगर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हम उसका आप ये समझिए कि 80% 85% जो सब के सब इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम उसको वैल्यूएशन करके हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल अपना होना चाहिए, उसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट होगी, उसके बगैर डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। और उसके साथ रोजगार मिलेंगे जब हमें बाहर से ऑर्डर्स आएंगे। अब देखें कि हमारी इस वक्त आप सुनकर हैरान होंगे कि हर साल हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे आ गया। डॉलर जो है ये 300 रुपया रेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमारी इस वक्त इंपोर्ट 82 बिलियन तक चली गई है। ठीक है, पिछले साल हमारी 69 बिलियन थी, आज 22 बिलियन बढ़कर हम 82 पर आ गए हैं। ये कैसे हो गया? लेकिन हम उसके हर चीज इंपोर्ट पर लग गए हैं। हम यहाँ तक एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर चले गए हैं। चीनी एक मरतबा बाहर भेज देते, दूसरी बार बाहर से मंगवाना शुरू कर देते हैं। गंदम सस्ती बाहर भेजते हैं, महंगी मंगवाना शुरू कर देते हैं। इस तरह की पॉलिसियों की तरफ देखना चाहिए। और जो सफेद हाथी हमने जो पाल कर रखे हैं पीएए जैसे, इस तरह की चीजों की तरफ देखकर हमारा पैसा बचाना चाहिए, इसको निजकारी कर देनी चाहिए। और इस तरह की जहां मैं तो ये कहता हूं, जहां बिजली की चोरी का जो ऑपरेशन चल रहा है, जिस शहरों में बिजली की चोरी है उसको वैसे ही प्राइवेट सेक्टर कर दे। हर शहर का अलग अलग शहर बनाए। सारी चीजें जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं कारोबारी हजरात को भी। मुजम्मिल साहब, मैं जैसे कि असगर साहब ने बात की है कि डॉलर का रेट बढ़ने से, कम होने से भी बड़ा इफेक्ट आता है, तो अब जैसे डॉलर का रेट कम हुआ है तो आप क्या समझते हैं कि उसका क्या फायदा हुआ है? जी, उसका फायदे आने तो शुरू कम ही हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी इसका पता नहीं कि कब तक जाएगा। लेकिन ये अगर ऐसे इनका जो शुरू किया ना, मतलब होता रहेगा ना, तो इंशाल्लाह ताला इसके नतीजे भी निकलेंगे। और एक और मैं करूँ कि
जो बिजली है ना, जो इतनी महंगी हमें दे रहे हैं, उसके अंतर्गत भी ये कुछ पॉलिसी बनाए हैं, डॉलर के पीछे तो है दूसरे, और गैस और बिजली दोनों के, क्योंकि ये कम होंगे, क्योंकि मैं जीरो रेट से निकाला है। ठीक है, चेयरमैन साहब ने सही कहा है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए कि रेट्स जैसे इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कहीं 4 रुपये है, कहीं 7 रुपये, थोड़ी स्टेबिलिटी भी आए काम में, और आपको भी पता हो कि इंडस्ट्री को किस तरह से चलाना है। लोड शेडिंग के भी आप बात कर रहे हो, तो आपको नहीं लगता है कि अगर हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं कर रही है, तो जैसे फ्यूल से बिजली पैदा की जा सकती है, हवा से पैदा की जा सकती है, पानी से पैदा होती है, तो रिन्यूएबल एनर्जी को भी हम इस सारे मामलात में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो सारी चीजें जो आनी है उधर से बाहर से, तो वो तो ड्यूटीज इतनी है, वो तो बंदा हम फोन नहीं कर सकता। इसलिए इनको चाहिए कि IPPs, और जैसे सर ने कहा कि ये जो अपना PIA है, स्टील मिल है, ये और रेलवे है, ये 4 से 5 हज़ार रुपीज जो है ना हमारे वो सालाना जा रहे हैं, ऐसे 4 से 5 हज़ार अरब रुपए, और PIA भी इसमें है। तो इसको प्राइवेट करें ताकि इनसे तो हमें इन सफेद हाथी से तो जान छूटे ना, क्योंकि अगर इनसे छूटेगी तो ये IPP से ये कुछ डैम जो है, काला डैम जो मतलब उसको बनाए, और बिजली से, क्योंकि ये तो एक अलग प्रोसेस है ना कि कब डैम बनेंगे, कब बिजली की फराहमी मुमकिन होगी, लेकिन उस सब में कोई तो ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए ना कि जिसकी वजह से सेक्टर जो है वो नहीं रुके, और लोगों के लिए जो है वो रोजगार पैदा होना चाहिए, ताकि लोगों की मुश्किलात कम हो, सिर्फ आम शहरी की नहीं। अगर प्रॉपरली हमें जो है वो बिजली मिलेगी, प्रॉपर तरीके से जो है वो इंडस्ट्री काम करेगी, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो करियर के हवाले से भी हम बात करेंगे कि इससे क्रिएट की जा सकती है इस इंडस्ट्री से। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जो है वो तारीख इसके साथ एक पूरी मुंसलिक है, और लोग यहाँ से दूसरे शहरों से आके अपना कारोबार करते थे, लेकिन आज के दौर में हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि फैसलाबाद के शहरी ही जो है वो रोजगार से जो है वो महरूम हो रहे हैं। और इस सारी तबाही में हम किस तरह से जो है इसे रोक सकते हैं, और इस मुश्किल हालात में ऐसे कौन से अवामिल हैं जो करके लोगों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सकता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि तबाही के दहाने पे खड़ी है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, लेकिन किस तरह फिर भी कारोबारी हजरात जो है वो कोशिश करके जो है ना इस पहिए को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वक्त किस अमल की ज़रूरत है करने की? जी, आप पहले ना, इससे पहले आप डॉलर की बात कर रहे थे, मैं उससे बात बढ़ाना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी आपने दूसरा क्वेश्चन साथ ही कर दिया है किसके साथ, कि क्या हमें इसमें करना चाहिए। पहले नंबर पर बात है, क्या मेरा क्वेश्चन है हुकूमत पाकिस्तान के साथ, क्या हुकूमत खुद चाहती है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल चले? क्योंकि हमारी देखें, जो मैं पीछे बात कर, हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री है इंपोर्ट बेस पर, क्योंकि हमारे अपना रॉ मटेरियल नहीं है। लेकिन कैसी बात है कि हम अपने रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए LC लेटर ऑफ क्रेडिट खोलते हैं, बैंक के अंदर LC खोलते हैं, बैंक LC नहीं खोल रहा, बैंक LC नहीं खोल रहा। हमारे वो किस मुश्किलों के साथ, कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारी LC खुल रही हैं, उसके कभी कभार इंडस्ट्री बंद होने पर चली जाती है कि इंपोर्ट ना होने की वजह से। ठीक है, वो डॉलर की देखिए, पहले डॉलर सस्ता नहीं हुआ, डॉलर इंटर बैंक के अंदर वही रेट है 300 रुपया, अगर 2-3-4 रुपये कम हुआ है। अगर हमें देखना चाहिए ये 5 सालों में 3 गुना हुआ है, अभी तक इंडस्ट्री उसको सर्वाइव नहीं कर सकी। ठीक है, और उसके बाद आप जो कह रहे हैं कि कौन से ऐसे वसाइल पैदा किए जाएं जिसके साथ, उसमें कोई भी इंडस्ट्री वाला वो वसाइल पैदा नहीं कर सकता। हमारे ऊपर मसाइल हैं, वसाइल हमेशा सरकार ने साथ हमारे मिलकर, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर हल करने होते हैं। जो वसाइल हल करने के लिए, जो मैंने पहले कहा, अब देखें, अब डिजिटल प्रिंटिंग का दौर चल रहा है इस वक्त। अब डिजिटल प्रिंटिंग देखें, एक छोटी छोटी मशीन जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपए की आ रही है। वो इंडस्ट्री वाले के पास इतना पैसा नहीं है वो दुनिया के साथ डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर शिफ्ट हो सके। इस तरह दुनिया की दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, लोग जो है वो आगे का सोच रहे हैं, हम जो है वो उसी मशीनरी को यूज करके जो है ना बड़ी मुश्किल धक्का लगा के इंडस्ट्री को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, इससे मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि देखें, हम पाकिस्तान के अंदर हम न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, यही फैसलाबाद शहर है, यही पाकिस्तान है, इसी के अंदर किस तरह माँ अपने बच्चों को लेकर नहर में छलांग लगाई है।
वो किस माँ का दिल करता है, किस बाप का दिल करता है वो अपने बच्चों के लिए। खाने को पैसे ही नहीं है, रोटी नहीं है, कोई आपके लिए कोई सोर्सेज ही नहीं है, तो लोग मजबूर होकर करते हैं और आए दिन हमें फिर इस तरह की न्यूज़ देखिए हम बचपन में पढ़ते थे, भूख जो होती है वो तहजीब के अखलाकियात को खत्म करती है। मुआशी कोई भी बहरान होगा वो अखलाक की हर चीज उसके जो अखलाकियात होते हैं उसको खत्म कर देती है। देखिए किस तरह बाप अपने बच्चों के लिए जहर खरीद कर लाता है और उनको भी खिलाता है, खुद भी खा लेता है। ये कितने बड़े हौसले की बात होती है। ये क्यों हो रहे हैं, ये किस लिए हो रहे हैं, क्यों? पाकिस्तान खुद एक बहुत बड़ी मार्केट है। जो हम रोटी कपड़ा मकान का कपड़ा इधर भी एक जरूरियात है, फिर भी इंडस्ट्री नहीं चल रही। क्यों? लोगों के पास कपड़ा खरीदने के लिए नहीं है। अब कैसे वो कपड़े के ऊपर आपकी मैं नॉलेज में इजाफा कर दूं, पाकिस्तान के अंदर किसी ने खरीदना है ना, एक बंदे ने, उसको 22% टैक्स देना पड़ता है। एक कंज्यूमर के ऊपर टैक्स जाता है ना, सेल टैक्स। वो जो 22% है आप इस तरह लगा लें, अगर आप 3 सूट खरीदते हैं, 1 सूट के पैसे सरकार को देती हैं, ठीक है। सरकार को अगर हम कपड़ा 3 मीटर बनाते हैं, 1 मीटर के पैसे सरकार को जमा करवाते हैं साथ, फिर चौथे मीटर के पैसे उनको देने पड़ते हैं। ये इतना टैक्सेस कपड़े के ऊपर है, हालांकि ये जरूरियाती जिंदगी है। एक ऐसी बात है कि खाने पीने पर टैक्सेस हैं और मैं कहता हूँ लग्जरी चीजों पर टैक्स। कि आम शहरी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कहते हैं कि जन्म से ही उसका हक है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पे करें, चाहे वो ख्वाह आपका तन ढकने के लिए है, चाहे आपकी भूख को मिटाने के लिए है। लेकिन हालात इतने मुश्किल हो गए हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि अभी कपड़े के, सिर्फ कपड़े के हवाले से नहीं, ओवरऑल भी बहुत ज्यादा महंगाई है। 5 साल पहले इस पर 0 टैक्स था, ठीक है। इंपोर्ट बढ़ती जा रहे और एक्सपोर्ट बढ़ती जा रहे थे। ऐसा किसी ने कोई मशवरा दिया और उस पर टैक्सेस लगा दिया 22%। वो देखें 18% सेल टैक्स है, 4% फर्दर टैक्स है। अगर पाकिस्तानी किसी ने खरीदना फिर वो 22% देगा, बाहर जाएगा 18%। वो जो 18% वो भी ऐसे ही है कि एक मरतबा टैक्सेस क्या, मैं आपसे माल खरीदता हूँ, आप मुझे सेल टैक्स लगा देते हैं, मैं गवर्नमेंट के खजाने में रहता है। मैं जब बाहर बेचता हूँ माल मेरा, यानी कैपिटल गवर्नमेंट के पास रहता है। मैं गवर्नमेंट पर रखने की क्या जरूरत है, लोगों को दो, लोग अपने जरिए मुआश चलाएं। अब ये मजदूर की तरफ जब देखा जाता है, ये जो बिजली के बिल्स है, देखें कैसी बात है। आपकी तनख्वाह हो 50,000, आपको सरकार बोले हम 60,000 आप जमा करवाओ, आप जमा नहीं करा सकते। लेकिन वक्त आजकल वही चल रहा है। लेकिन आजकल वक्त वही है। हर 50 जितना भी मजदूर 50,000 से कम सैलरी वाला है, वो हर बंदा बहुत परेशान है। उसके अखराजात, मामलात, उसके जो बच्चों की फीसेस, बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, वर्दी उनकी खरीद नहीं सकता, वो अपने घर में खाना ला नहीं सकता, वो बिजली के बिल पे नहीं कर सकता। वो इस तरह हालात ये किधर जा रहे हैं, इसको देखना पड़े। कहीं ये सोमालिया जैसे हालात ना हो जाएं, कहीं ये अफ्रीका का कोई ऐसा जंगल ना बन जाए। ये बहुत अच्छा तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसके अंदर बहुत वसाइल है। वो वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हमें, हम मसाइल खुद पैदा कर रहे हैं, हम वसाइल की तरफ नहीं जा रहे। अब ये सब्सिडी सब कहते हैं, मैं कहता हूँ सब्सिडी को पूरे साल की जमा करके एक मरतबा हर यूनिट को दी जाए, वो अपनी चीजों को अपग्रेड करे ताकि बिजली कम से कम इस्तेमाल हो। इस वक्त दुनिया के अंदर पावर के ऊपर बहुत काम हो रहा है। दुनिया के अंदर इस वक्त ये है कि जितनी बिजली बचाई जाए, पावर बचाई जाए, उतना कंप्यूटर को पीछे किया जाएगा। देखो हमारे दूसरे ममालिक, अभी जो इस साल जो मोदी साहब ने पीछे बयान दिया, हमारा कंप्यूटर है, हम उसको इग्नोर ना करें। उसने बयान दिया इस साल हमारी 41 बिलियन एक्सपोर्ट हुआ है ये फैब्रिक्स, ये टेक्सटाइल। हम आइंदा साल 2022 और 23 इसको 100 बिलियन तक लेकर जाएंगे। और उसने क्या किया, जो पीएम मित्रा ने जो पीछे जो एक ही अम्ब्रेला वाली जो स्कीम लेकर टेक्सटाइल लेकर आया, वो अगर हमारी हुकूमत उसी को पढ़ ले, उसी स्कीम को पढ़ ले, उसने बोला बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजनेस में, स्ट्रेटेजीज प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे जितने भी लॉजिस्टिक, जितने गुड्स हमारे जो पैसा जाया होता है वो क्यों हो, एक ही छत थले क्यों हर चीज क्यों नहीं बन सकती, और एक ही जगह पर एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकती। वो इस तरह उस पर तैयार कर रहे हैं। उन्होंने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन इसी चीज पर डेवलप कर दी है, जो सनतकारों को तकरीबन फ्री वाले हिसाब से दे रहे हैं। सिर्फ डेवलप करने को उनको पैसे भी दे रहे हैं।
सर देखें, एक मरतबा हमें तो ये क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का, जैसे आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट को स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके एक पेज पे आना पड़ेगा, टेबल टॉक करनी पड़ेगी, आपस में जो स्ट्रैटेजीज प्लान होंगी, फिर एक रोड मैप हो तो फिर उस पर एग्जीक्यूशन ईजी हो जाती है। जैसे आपने बात की कि बहुत सारे पाकिस्तान में वसाइल हैं, तो मुजम्मिल साहब इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वसाइल बहुत ज्यादा है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की धरती ऐसी है कि जिसमें वसाइल से वो माला माल है, लेकिन हम फिर भी सोर्सेज होने के बावजूद भी अगर उनको यूटिलाइज नहीं करें तो कितनी बदकिस्मती की बात है। ये तो बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है, क्योंकि गैस भी इधर है और हर चीज़ इधर चले जाएं, आप वज़ीरिस्तान चले जाएं, उधर भी हर जगह पे है, लेकिन निकालना तो इन लोगों ने है, वो नहीं निकालते। जो कुएं मतलब खोदे हैं उनको भी इन्होंने लिंक नहीं किया उसके साथ। और एक और चीज़ है कि देखें, इंडिया में बेंगलोर में सॉफ्टवेयर की उनकी कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, $100 अरब से ऊपर की है वो। तो ऐसे इनको भी चाहिए कि अपने कोई ऐसी इंडस्ट्रीज की तरफ भी तवज्जो दें और जो सोर्सेज हैं वो भी इस्तेमाल करें, और पॉलिसी जो है वो बेहतर लोग बनाएं ताकि बेरोजगारी खत्म हो। अगर बेरोजगारी खत्म होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो भी सही होगी, बेरारावी जो है वो भी खत्म होगी और लोग खुशहाल होंगे। अब तो लोग बेचारे जो है ना, जो घरों में काम करने वाली हैं, वो भी बिल भी नहीं बिजली का अदा कर सकती क्योंकि इतने ज़्यादा बिल आए हुए हैं। और मैं इनसे कहूँगा अरबाब इक़्तिदार से कि खुदारा मुल्क के मतलब सोचें, इतना खूबसूरत मुल्क है, इसमें पानी भी है, हर चीज़ है, अच्छे मौसम है, लेकिन अच्छी सोच और अच्छी डेवलप की ज़रूरत है। मतलब हम लोग इतने कुदरत की तरफ से, नेचर की तरफ इतने ज़्यादा खुशकिस्मत है कि हमें जो है वो मुख्तलिफ मौसम देखने को मिलते हैं। हमारे मुल्क में जो है वो बहुत सारे वसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमत ही थोड़ा सा लैक आ जाता है कि थोड़ा सा काम नहीं हो रहा है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही काम नहीं हो रहा है। तो उसमें यह है कि जब इंडस्ट्री बंद होती है तो मजदूर का पे उसका डायरेक्ट क्या असर जाता है? देखें, जो मजदूर जो होता है ना, वो मैं आपको बता दूं कि उसका हर एक दिन नहीं, उसका एक एक घंटा भी वो कीमती होता है। अगर आप ये हिसाब लगाएं कि पिछले दिनों में ये, बल्कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मैं अपनी अगर फैक्ट्री की बात करूं, मैंने अपनी फैक्ट्री के अंदर बोला कि हम ओवर टाइम नहीं लगाएंगे। अब यकीन करें कि एक बुजुर्ग मेरे पास आया, उसने जब बात की है कि बेटा आप ओवर टाइम हमारा बंद ना करें, मैंने बोला क्यों? कहते हैं कि मेरी आखिरी बेटी रह गई है, मैं ओवर टाइम सिर्फ उसके लिए लगा रहा हूँ। मेरी खुद मैं देखूं कि मैं इंडस्ट्री किस तरह चलाऊं, इसको कहते देखें, एक बुजुर्ग उम्र का बंदा भी सिर्फ इसलिए काम कर रहा है, वो एक एक घंटा भी कहता है मेरा ज्यादा लग जाए, मेरे को पैसे ज्यादा बन जाए। आप एक बंद करने एक दिन का जब उसका नुकसान होता है, उसकी जब छुट्टी होती है, उसका चेहरा ऐसे मुरझाया होता है, उसको खुशी नहीं होती छुट्टी की। जैसे बच्चों को स्कूल से छुट्टी होती है, कितनी खुशी होती है, लेकिन मजदूर का जिस दिन खराब होता है, उसका ऐसी होता है कि उसका सबसे जवाल वाला दिन होता है। बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। और यहाँ पे बात जो हम कर रहे हैं वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कि जो एक आम बंदा है ना, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो अपने बच्चों की तालीम पूरी कर ले, अगर उसके बच्चे बड़े हैं तो उनकी शादियां करनी है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। पूरी पाकिस्तान जो है वो इस टाइम महंगाई के बहरान से गुजर रहा है। स्पेशली अगर फैसलाबाद की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जहां पे अगर इंडस्ट्री सेक्टर बंद हो जाए तो आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो डायरेक्टली इस पर इफेक्टेड होती है। और एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्या मकसद होता है? अपने बच्चों को वक्त पे रोटी देना, मियारी तालीम देना और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी अच्छे तरीके से शादी कर देना, स्पेशली बेटियों की शादी। लेकिन आज का जो दौर जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा कम हो गया है और ये सारी चीजें जो है वो बहुत बुरी तरह हमारी जिंदगी को इफेक्ट कर रही हैं। यहाँ तक कि बहुत दुख की बात है कि लोगों को अपने बच्चों की जिंदगियों का खात्मा अपने हाथ से करना पड़ रहा है। असगर साहब, आप इस हवाले से बात कर रहे थे कि एक आम आदमी के क्या मसाइल हैं, फैक्ट्री बंद होने से मजदूर कैसे इफेक्ट हो रहा है? मैं इधर एक और बात करूंगा, वो बड़ी दिलचस्प मेरे ज़हन में बात आई है। ऐसे है कि हमें जो इस्लाम ने जो हमें सबक दिया है, वो इसके ऊपर जितने भी हमारे मुखय्यर हजरात हैं उनको भी अमल करना चाहिए। जो इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर सब मजदूरों का साथ देना चाहिए, सबके साथ मिलना चाहिए।
एक दिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के हुज़ूर अर्ज़ किया कि हुज़ूर मैं रोज़ाना 100 रकात नमाज नफल अदा करता हूँ। आप बड़े खुश हुए, कहते हुज़ूर मैं इसलिए अदा करता हूँ ताकि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ साद, अल्लाह को राज़ी करने का इससे भी आसान तरीका है। कहते या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या तरीका है? जैसे उलमा कराम से सुना, जैसे किताबों में वो मैं बयान कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप किसी भूखे को, अगर एक भूखे को खाना खिला दो तो अल्लाह उससे बड़ा राज़ी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि ये जितने गरीब हैं, जिसके पास कैपेसिटी ऑफ कम है, सो माल की कैपेसिटी, मुआशी कैपेसिटी कम है, वो मेरा कुंबा है। यानी उसको अल्लाह कहता है उसको खाना खिलाना, आपने मुझे खाना खिलाया। तो अल्लाह हर चीज़ से पाक है, लेकिन उसने इसको अपना कुंबा कहा है। देखें ये जो मजदूर इस वक्त मुश्किल हालात के अंदर है, देखें अगर उसका आप कहते हैं कि जब इंडस्ट्री बंद होती है, इंडस्ट्री चलते वक्त भी जो इंडस्ट्री चल रही है उसके दौरान भी मजदूर का फिर भी घर का मामला पूरा नहीं हो रहा। जो इस वक्त ये जो सिचुएशन पैदा हो गई है, जो इस 5 साल के अंदर हम 3 गुना डिवैल्यूएशन गए हैं, लेकिन मजदूर की सैलरी 3 गुना नहीं बढ़ी। ठीक है, आप भी एक देखें किसी भी तबके से आप ताल्लुक रखते हो, लेकिन अब देखें कि कोई भी आपकी सैलरी हो या बिजनेस हो, वो 3 गुना डेवलप नहीं हुआ। हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन 3 गुना हुई है, महंगाई हर चीज़ 3 गुना हो गई है, बल्कि हमारी जो बिजली है वो 5 गुना हो गई है। लेकिन मजदूर इसलिए वो पीछे रह गया है। हमें चाहिए कि इस वक्त उसका साथ देना चाहिए। इसके अलावा भी बकाया ये जो पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर फैसलाबाद और लाहौर और कराची के अंदर, और अल्लाह ताला का ये इनाम है कि इधर हर बंदे को रोजगार मिल जाता है, और इधर अनस्किल जो नहीं पढ़ा लिखा उसको भी अच्छा रोजगार मिल जाता है। हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है उधर तकरीबन 90% 95% लोग अनस्किल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको सबको रोजगार मिल जाता है। लेकिन इस वक्त मालिक खुद परेशान है। ये कैसी बात है कि मालिक का दिल नहीं करता फैक्ट्री चलाने को, जितने नुकसानात हो रहे हैं, और बिजली इतनी महंगी होने की वजह से बन गई है कि आप जब खुद ही अफोर्ड नहीं करते तो आप किस तरह से जो है वो फैक्ट्री को चलाओगे, और लोग उससे जो है फिर आम शहरी ये सोचता है, मजदूर वाला बंदा, क्योंकि सारी बात है उसको अपनी ही उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचना, वो समझता है कि शायद मालकान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। हालांकि दर हकीकत वो भी बहुत ही इक्वली, उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए भी उतनी मुश्किलात हैं। जैसे आपने बात की कि एक भूखे को जब खाना खिलाया जाए तो बड़े सवाब का काम है। तो इस वक्त बेरोजगारी जिस अरूज को है और जितने लोग भूख और अफलास से जूझ रहे हैं, उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे जा रही है। तो कितना बड़ा मतलब जवाल की बात है या एक अलमिया की बात है। मैं मुजम्मिल साहब आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप कालम निगार भी हैं, तो अगर आप कुछ लिखते हैं, कोई तहरीर लिखते हैं, तो कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो आपके जहन में जूझ रहे हैं, जिसको आप, कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके जरिए आप जो है वो लिखते बैठते हैं, तो आपकी कलम जब चलती है तो फिर रुकती नहीं? मैं तो सब मसाइल पे गुफ्तगू लिखता हूँ, लेकिन ये जो आप बेरोजगारी का है ये ज़्यादा है, इस पर मैं इंशाअल्लाह ताला लिखूंगा भी, क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए कि मजदूरों के लिए ना जो अस्पताल हैं उनमें वो बेचारे जो ख्वार होते हैं वो ना हुआ करें, उनके जल्द जो है ना वो दवाई वगैरह इलाज वगैरह हो जाया करे। और उनके लिए स्कूल्स जो है ना जैसे वो मखसूस हैं, उनको भी आम स्कूलों में जैसे भी हैं गवर्नमेंट के उसमें दाखिला मिले, और किताबें वगैरह फ्री मिले, और जो वर्दी वगैरह वो भी उनको फ्री मिले। और जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ बेचारों की होने वाली हैं, मखीर हजरात को चाहिए कि वो उनकी हेल्प करें, हम भी करते हैं उनकी, और गवर्नमेंट को चाहिए जो उनके फंड मखसूस किए हैं उनको ज़रा बढ़ा दें और फंड बार वक्त मिल जाया करें, क्योंकि चेक है वो जल्दी मिलते नहीं उनको, वो भी 2-2 4-4 महीने बेचारे चक्कर लगाते रहते हैं दफ्तरों के। तो ये ज़रूर उनको करना चाहिए ताकि वो भी ना बाइज़्ज़त तरीके से बच्चियों की रुखसती कर सकें। बहुत सारे मुश्किलात हम देखते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी बात करते जाएं तो मैं समझती हूँ कि पूरा दिन गुजर जाएगा, बल्कि अब जितनी भी डिस्कशन करें इस पे कम है। लेकिन अगर फ्यूचर की बात करें तो ऐसे कौन से अवामिल हैं हुकूमत की जानिब से जो किए जाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आने वाली नस्ल के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें, बच्चे जो है वो इंडस्ट्री से मुंसलिक होकर मुल्क की फलाह बहबूद में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकें? जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैं इससे पहले एक बात आपको करूं कि ये कैसा वक्त चल रहा है कि इस वक्त
हर वक्त हम एक लफ्ज़ बोलते हैं बेरोज़गार। ये ऐसा वक्त चल रहा है जिसमें रोज़गार परेशान है। बेरोज़गार परेशान तो होते ही पहले भी, ये ऐसा वक्त चल रहा है जो रोज़गार हैं वो भी परेशान है। जो रोज़गार है, बिजनेस वाले का बिजनेस चलाने को दिल नहीं कर रहा, इंडस्ट्री वाले का इंडस्ट्री चलाने को दिल नहीं करता, लूम्स वाला कहता है मुझे घाटा पड़ रहा है मैं बंद कर दूं। इसकी तरफ गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रही? क्यों बिजली को इतने गुना महंगा देखें करें? मैं कहता हूँ बिजली जितनी इन्होंने बढ़ाई है उसे डबल कर दें, लेकिन उससे पहले इंडस्ट्री के अंदर ऐसे वसाइल तो पैदा करें कि इंडस्ट्री इसको पे कर सके। अगर हम वसाइल पैदा करने के बजाय एक बंद कमरे के अंदर अकेले कुल बनकर अगर फैसले करते जाएंगे, इसी तरह करते जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि हम एक दूसरे के गिरबानों में होंगे। मजदूर मालिक के गिरबान पकड़ेगा, मालिक उससे बचता फिरेगा, हुकूमत वक्त के पीछे मजदूर भागा फिरेगा, दूसरा जो बेरोजगार होगा वो करेगा। इसमें एक हुकूमत को जो इक़दामात करने की ज़रूरत है वो ये ज़रूरत है कि देखें हमारे पास हमारे टैक्सेस जो गवर्नमेंट इकट्ठी करती है उसी में से हमें जो है कोई ऐसी पॉलिसीज ऐलान करें जिसके अंदर हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। ठीक है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर खजाना हो, हम चाहते हैं पाकिस्तान का पैसा हो, लेकिन ये कैसी बात है, हम हर चीज़ इंपोर्ट की तरफ चलते जा रहे हैं। ठीक है, आज 82 बिलियन डॉलर की इस 2021-22 में जो हमारी 22-23 में जो इंपोर्ट हुई है, देखें हम किस तरह मुल्क को चलाएंगे, किस तरह बचा कर रखा है कि हमने इसको बचा कर रखा है। जैसे कहते हैं कायद ने हमें एक तोहफा दिया है, अगर हम लोगों ने ही इसको देखना है, किसी बाहर से आकर नहीं देखना, हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार मुहैया होंगे और नई इंडस्ट्री लगेगी। मैं कहता हूँ रॉ मटेरियल इधर पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, अगर उन पे काम शुरू किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो जाएंगे। सर आपको बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। मुजम्मिल साहब आपको भी बहुत शुक्रिया हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हुकूमत वक्त जो है वो सिर्फ कुछ अक्लमंदाना तरीके से चीज़ों को प्लान करती है, कुछ स्ट्रैटेजीज लेके आती है, तो जितने मुखैर हजरात हैं वो अच्छे से जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे जिसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फायदा पाकिस्तान की आवाम को होगा, पाकिस्तान के शहरियों को होगा। इसी दुआ के साथ कि आपकी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए, ताकि कभी आपका दिन पूरा जो है वो पूरा खुशगवार गुजरे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे ज़ीना सरफराज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।